हमने रशिया के बारे में साथियों, रशिया के बारे में अटलांटिक काउंसिल का बहुत जबरदस्त एनालिसिस रहा और उसने क्या कहा कि देखिए रशिया जो है ना वो 2023 तक 40% लोगों का मानना है कि कोलैप्स कर जाएगा 33 तक। बोले क्यों कोलैप्स कर जाएगा? बोले बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि रशिया पहली बार कोलैप्स होने वाला नहीं है। बोले इससे पहले ये 1920 के आसपास जब यहां पर साम्यवाद आया था तब कोलैप्स किए थे। 1991 में जब यहां पर यूएसएसआर टूट करके 15 देश बना था तब भी यहां पर कोलैप्स किए थे। यानी रशिया का टूट कर बिखरना कोई नई बात नहीं है, एक बार और टूट जाएगा। आप कहेंगे इतनी बात इतनी आप जिम्मेदारी से क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं, देखिए रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की थी 24 फरवरी के दिन, तो उसको उम्मीद थी कि 10-15 दिन के अंदर सारा मामला समेट के मैं साइड में हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक महीना बचा है, एक महीने बाद इस युद्ध को पूरा एक साल हो जाएगा, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव निर्णय अभी तक नहीं निकल के आया है। रशिया ने जो क्षेत्र जीते थे ना, वो भी यूक्रेन वापस से जीतता हुआ चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन की स्थिति मजबूत होने का बड़ा कारण यह निकल करके आया कि युद्ध तो अपने निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचा, लेकिन दुनिया को यह समझ में जरूर आ गया कि रशिया ने जो अपनी ताकत से क्षेत्र जीते थे, यूक्रेन उन्हें भी वापस कब्जाता हुआ चला जा रहा है, जो कि आप यहां पर स्काई कलर के रंग में देख सकते हैं। क्लियर? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के साथ में नाटो फोर्सेस वाकई में आकर खड़ी हो गई, बस अपने द्वारा कभी इन पर्सन लोगों को नहीं भेजा, मदद भेजते रहे। ऐसी स्थिति में रशिया को बड़ा चैलेंज फील हुआ क्योंकि उसका जो शत्रु था वो अज्ञात शत्रु था, यानी दिख नहीं रहा है कि है कौन, लेकिन मदद पूरी आ रही है। ऐसी स्थिति में रूस का फ्रस्ट्रेशन झलकने लगा है और वो ये है कि रूस ने हाल ही में अपने द्वारा जो मिलिट्री का जनरल था ना, उसको फिर से बदल दिया है कि यार जो पुराना वाला था व्यक्ति जिसका नाम था वैलेरी, उसको रिप्लेस करके सर्गेई को बिठाया गया है और उसको ये कहकर बिठाया गया कि यार अक्टूबर में जिसको बिठाया था वो युद्ध नहीं जिता पाया, अब तुम बैठो और तुम हो सकता है युद्ध जिता दोगे। कारण बहुत बड़ा है क्योंकि रशिया को हुई कैजुअलिटीज, अगर हम कीव इंडिपेंडेंट की बात सही माने तो बड़ी मात्रा में कैजुअलिटीज हो चुकी है, लगभग 1,14,000 से ज्यादा रशिया के लोग मारे जा चुके हैं। तो इसकी वजह से ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि रशिया के अगर यही हालात रहे, दुनिया भर से उसको इस तरह का आइसोलेशन मिलता रहा। बड़ा कारण क्या है इस पूरे युद्ध में? वास्तविकता में यूक्रेन के साथ जितने सारे देश खड़े हैं, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जहां एक और खड़ा हुआ है, वहीं असल मायने में रशिया के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। रशिया के साथ ले देकर जो खड़ा है उसमें से एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला, एक देश है जो कि जिसका नाम है क्यूबा, एक तरफ बैठा हुआ है बेलारूस, किर्गिस्तान। ये बहुत ही छोटे छोटे से देश है, यानी कि इन देशों की अपनी कोई पर्सनल कैपिटल नहीं है, ना कोई पर्सनल एपेटाइट है। ये बेचारे वो देश है जो कि रशिया से ही चाहते हैं कि संरक्षण हमें मिल जाए तो बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में एक तरफ रशिया और एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि रशिया जो है बहुत दिनों तक इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा और पुतिन के जाते सारा मामला फैल जाएगा। तीसरा बड़ा सवाल यहां पर पूछा गया और वो ये था कि भाई ये बताइए अगले 10 सालों के अंदर जो देश फेल मारने वाले हैं उनमें तो अफगानिस्तान का नाम भी है। बोले हाँ, तो बोले अफगानिस्तान तो सबके सामने प्रूवन है कि वो फैलेगा, तो बोले चलो छोड़ो उसका डिस्कशन हम ले नहीं रहे। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा सवालों में बहुत बड़ी जो पूछी गई वो ये थी, क्या लगता है अगले 10 सालों में 2033 तक न्यूक्लियर वेपन किन देशों के पास हो जाएगा? देखो ईरान के बारे में आप सबको पता है क्योंकि ऑलमोस्ट ईरान के बारे में सब लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, इवन अमेरिका उसके ऊपर काटसा लगा चुका है, इतने सारे प्रतिबंध लगा चुका है और ईरान खुल के सामने आ चुका है कि हां भाई अपने पास न्यूक्लियर वेपन है और हम पूरी तरह से लग रहे हैं इसके अंदर। मतलब अगस्त 4 को उसने कह दिया था हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब तुमको जितने सैंक्शन लगाने लगा लो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अब तक न्यूक्लियर वेपन के बिना था, वो इन दिनों जाकर बैठ गया है किसके साथ? चीन के साथ। और आपको याद होगा चीन ने अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर सऊदी अरब से दोस्ती करते हुए उसके यहां पर इतना ग्रांड वेलकम लिया जो हमने आपको सेशन में बताया था। बाइडेन की तो बेइज्जती हुई थी सऊदी के अंदर और चीन का वेलकम हुआ था। बड़ा कारण जो इसका था वो ये था कि सऊदी चाहता है चीन की मदद से न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना। तीसरा देश जो 2033 तक न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा वो है साउथ कोरिया। मुद्दा आज हम आपको अपने एक और सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। रीजन क्या है? रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के मसले के अंदर अमेरिका ने उसको साउथ कोरिया को न्यूक्लियर की तरह से मदद करने से इनकार कर दिया था। साउथ कोरिया पलट गया। आज का अपडेट मैं आपको आज रात के सेशन में कराऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? साउथ कोरिया खुलकर सामने आ गया कि भैया अपन को चाहिए न्यूक्लियर वेपन। उधर की तरफ जापान ने अपना बजट पहले ही बढ़ा दिया है कि हम तो बनाएंगे, यानी कि आने वाले 10 साल में दुनिया के कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। उसकी खबरें आप यहां पर देख सकते हैं, दुनिया भर की सुर्खियां हैं। इनके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ हम कह चुके हैं, ठीक है ना। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। अब सवाल यह बनता है जब न्यूक्लियर वेपन होंगे तो क्या अगले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा क्या? तो इन बुद्धिजीवियों का कहना यह था कि 58% लोगों का कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है अगर किसी के चांसेस है तो रशिया के हैं और नॉर्थ कोरिया के हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया को तो आप और हम भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये जाकर के न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर ले। हालांकि रशिया ने खुद की तरफ से मना कर दिया हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, पागल प्राणी है ये, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल इनसे और पूछा गया कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा? 12% लोगों ने कहा हां कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर यानी 58% लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात से थोड़ा एग्री है और नहीं भी है, क्योंकि चीन और ताइवान उतना आसान रिश्ता नहीं है जितना आसान समझ रहे हैं कि जाए और गड़प के खा गए। इसका मतलब यह मामला अभी तक भी अगले 10 सालों में भी अटक के रहने वाला है, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है। हो सकता है आप इन बुद्धिजीवियों को वैल्यू ना दें, लेकिन दुनिया की नीतियां इन्हीं बुद्धिजीवियों के बताए हुए पॉइंट्स पर बनती हैं, ठीक है। एक बड़ा सवाल जो यहां पर पूछा गया वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट काउंसिल है उसके अंदर किस देश को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है? तो उसके अंदर 64% देशों ने कहा कि कोई भी नया देश, 64% मेंबर्स ने कहा कोई भी नया देश इसके अंदर ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ऐड हुआ तो वो पहला देश इंडिया होगा। यानी यहां पर विदेशियों का या फिर बुद्धिजीवियों का यह मत है कि अगर कोई देश यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने में कामयाब हुआ तो वो इंडिया होगा, फिर जापान और फिर ब्राजील होगा। मैं आपको बता दूं साथियों कि दुनिया के देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता में भारत को स्थायी प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से 4 परमानेंट मेंबर एनी टाइम अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया हमारे साथ हैं, लेकिन चाइना ही है जो कि टांग लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में देखना नहीं चाहता है। जैसे ही चाइना हमारे साथ होगा और इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी, देखना होगा अगले 10 सालों में यह चीज कहां तक पहुंचेगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को जो इतनी सारी भरकर के जानकारियां दी गई हैं ये पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो आपसे इतना सही तो मांग रहे हैं भाई कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कमेंट और कंटेंट हम आपको बेहतरीन देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा कर दीजिए और जो